के अंदर जो हम कंटेंट पढ़ेंगे वो इस प्रकार हैं: इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक एंड आयनिक रेडी, शील्डिंग इफेक्ट, आयोनाइजेशन पोटेंशियल एंड रिएक्टिविटी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 प्रकार के कक्षक आपको दिखाई दे रहे हैं: वैकेंट ऑर्बिटल, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, फुल फिल्ड ऑर्बिटल और इनकम्प्लीट ऑर्बिटल। वैकेंट ऑर्बिटल का मतलब है कि उस ऑर्बिटल में एक भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल का मतलब है उस ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी है उसके आधे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। फुल फिल्ड ऑर्बिटल का मतलब है कि उस ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी है वो पूरे हैं। सपोज पी ऑर्बिटल की अगर हम बात करें तो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगर 6 इलेक्ट्रॉन पूरे भरे हुए हैं तो हम उस ऑर्बिटल को फुल फिल्ड ऑर्बिटल कहेंगे। इसी तरह से इनकम्प्लीट ऑर्बिटल वो ऑर्बिटल होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी हाफ फील्ड की तुलना में कम होती है। पी ऑर्बिटल की अगर हम बात करें तो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी होती है और जब हाफ फील्ड पोजीशन में होते हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी होती है। लेकिन जब 3 से कम ऑर्बिटल अगर पी ऑर्बिटल में होंगे तो उस तरह के ऑर्बिटल अपूर्ण ऑर्बिटल या इनकम्प्लीट ऑर्बिटल कहलाएंगे। ये जो वैकेंट ऑर्बिटल, हाफ फील्ड ऑर्बिटल और फुल फील्ड ऑर्बिटल होते हैं ये मोर स्टेबल होते हैं। इट मीन्स इनका स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। और जो इनकम्प्लीट ऑर्बिटल होते हैं वो लेस स्टेबल होते हैं, इनका स्थायित्व कम होता है। अब हमें ये बात पता है कि 4s कक्षक और 3d कक्षक के बीच की ऊर्जा लगभग समान होती है, इनकी ऊर्जा में ज्यादा अंतर नहीं होता है। ध्यान रखिएगा 4s और 3d की ऊर्जा लगभग समान होती है। अतः 4s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन 3d ऑर्बिटल में आसानी से प्रवेश कर जाते हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करने में हमें मदद करेंगे। अब हम देखते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। ये स्टार्ट होती है स्कैंडियम से टाइटेनियम, वैनेडियम और क्रोमियम तक हम देखते हैं। तो देखिए स्कैंडियम में यहाँ पे 3d में 1 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। फिर टाइटेनियम में देखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, वैनेडियम में 3 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। इस तरह से एक एक करके d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं। जब हम क्रोमियम की बात करें तो यहाँ पर 3d 4 होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर 3d 5 4s 1 होता है। ये देखिए क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d 4 4s 2 होना चाहिए, परंतु ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत है। ये होता है 3d 5 4s 1। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 4s की ऊर्जा और 3d की ऊर्जा की हम पहले ऊपर बात कर चुके हैं, समान होती है। तो 4s ऑर्बिटल जो होते हैं वो अपना एक इलेक्ट्रॉन 3d ऑर्बिटल को दे देते हैं और 3d ऑर्बिटल इस इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करके एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल की अवस्था प्राप्त हो जाती है। और हाफ फील्ड ऑर्बिटल हमने ऊपर देखा कि मोर स्टेबल होता है, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन जो है वो 4s की तुलना में 3d में प्रवेश कर जाता है। इसके बाद में जब हम बढ़ते हैं आयरन, मैग्नीशियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल और कॉपर में देखिए यहाँ पे 8 है इसका निकल का, तो कॉपर के अंदर 9 होना चाहिए 3d में, और भी जो इलेक्ट्रॉन है वो 9 होने चाहिए, परंतु डायरेक्ट इसके अंदर 10 हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d 9 4s 2 ये गलत है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा कॉपर का 3d 10 4s 1। इसमें भी वही बात होगी कि 4s ऑर्बिटल जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन इजीली 3d को दे देता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर आसानी से 4s से 3d में हो जाता है और 3d जो है वो फुल फील्ड ऑर्बिटल हो जाता है। 3d 10 d ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो यहाँ पे पूरे 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो जाते हैं। इसका मतलब ये जो ऑर्बिटल है 3d ऑर्बिटल वो क्या हो गया, फुल फील्ड हो गया। और फुल फील्ड होने के कारण क्या है, स्टेबिलिटी इसकी बढ़ गई, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए इसका कॉन्फ़िगरेशन 3d 9 ना होकर के 3d 10 4s 1 होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जिंक की, तो जिंक का कॉन्फ़िगरेशन भी 3d 10 4s 2 होता है। नेक्स्ट देखते हैं एटॉमिक एंड आयनिक रेडी, परमाणुवीय त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या। परमाणुवीय त्रिज्या किससे कहते हैं पहले ये देख लेते हैं। किसी परमाणु के बाह्यतम कोश मतलब
आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के मध्य की दूरी को परमाणुीय त्रिज्या कहते हैं। इसी प्रकार से आयनिक त्रिज्या किसे कहते हैं वो देखते हैं। किसी आयन के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के मध्य की दूरी को आयनिक त्रिज्या कहते हैं। अब परमाणुीय त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या किसे कहते हैं ये आप समझ गए होंगे। अब अगर हम संक्रमण तत्वों की बात करें तो संक्रमण तत्वों में परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ परमाणुीय त्रिज्या के मान में कमी आती है। कमी तो आती है परंतु ये कमी बहुत अधिक नहीं होती है। ध्यान रखिएगा, कमी जो है वो बहुत अधिक नहीं होती है और यही कारण है कि संक्रमण श्रेणी में जब हम बढ़ते हैं तो जो बीच के तत्व होते हैं, मध्य के तत्वों की त्रिज्या क्या होती है, लगभग समान होती है। लगभग समान क्यों होती है? क्योंकि इनके एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ जितनी कमी एटॉमिक रेडी में आनी चाहिए उतनी कमी नहीं आती है। ये बहुत धीरे 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 कम होती है। इसलिए बीच वाले जो तत्व होते हैं, मध्य वाले जो तत्व होते हैं वो लगभग समान त्रिज्या के होते हैं और इसका मुख्य कारण क्या है? परिरक्षण प्रभाव, शील्डिंग इफेक्ट। अब हम बात करते हैं एटॉमिक रेडी की पीरियोडिक टेबल में क्या पोजीशन होती है। परमाणुीय त्रिज्या का परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ में क्या असर होता है, कैसे कम होती है और कैसे बढ़ती है। पीरियोडिक टेबल में अगर हम टॉप टू बॉटम चलते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ जब आते हैं तो परमाणु त्रिज्या के मान में बढ़ोतरी होती है। परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है किसके साथ में? एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ में। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ शेल यहाँ पे बढ़ते हैं। अब इस डायग्राम में देखें, हम यहाँ पे पहले नंबर का जो शेल है उसमें n=1, ठीक है। उसमें अगर हम नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी देखेंगे तो कितनी होगी? इतनी। अगर हम दूसरे नंबर की सेल में देखें n=2, तो इसके लिए यहाँ पे अगर सपोज कोई इलेक्ट्रॉन है तो उससे नाभिक की दूरी कितनी होगी? इतनी, यानी कि ये दूरी बढ़ गई। तीसरे नंबर की तरफ चलते हैं तो ये दूरी और बढ़ जाती है। इस तरह से नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ जाने के कारण परमाणुीय त्रिज्या के मान में बढ़ोतरी होती है या वृद्धि होती है। कब? जब हम टॉप टू बॉटम चलते हैं पीरियोडिक टेबल में। अब लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो क्या होगा देखते हैं। जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, बाएं से दाएं चलते हैं, तो एटॉमिक रेडी के मान में कमी आती है। किसके साथ में? एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ में। क्यों आती है? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ शेल तो सेम रहते हैं परंतु इलेक्ट्रॉन का नंबर और न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ता है। यहाँ पे देखते हैं हम, अगर 1s ऑर्बिटल की बात करें, इसको हम हाइड्रोजन और हीलियम के साथ में कोरिलेट करते हैं। अगर हाइड्रोजन से हम हीलियम की ओर चलते हैं तो हाइड्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1, और हीलियम में कितने होंगे? 2। लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? इनका जो सेल का नंबर है वो तो एक ही रहेगा, 1s के अंदर ही आएंगे, परंतु नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन था तो एक इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में आकर्षण कम होगा। लेकिन जैसे ही एक और इलेक्ट्रॉन वहां पे आ जाएगा तो क्या होगा? ये दोनों इलेक्ट्रॉन नाभिक से आकर्षित होंगे तो अपने नाभिक जो है वो इन इलेक्ट्रॉनों को अंदर की तरफ खींचेगा, तो यहाँ पे क्या होगा? परमाणु त्रिज्या के मान में कमी होगी। इसी तरह से हम दूसरी सेल की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए सेल नंबर तो वही है 2, यहाँ पे भी वही है 2, 2s और 2p, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ जाता है। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और 2p में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 और 2 8। यहाँ टोटल इस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? इस नंबर 2 वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो जाने से क्या होगा? आकर्षण और ज्यादा बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक की ओर और अधिक आकर्षित होंगे और अधिक आकर्षित होने के कारण क्या होगा? जो आपकी परमाणु त्रिज्या है उसके मान में कमी होगी और इसीलिए लेफ्ट टू राइट बढ़ने पे परमाणु त्रिज्या के मान में कमी होती है। अभी हमने बात करी थी कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के मध्य वाले तत्वों के परमाणु त्रिज्या के मान में कमी बहुत कम होती है। इनकी परमाणु त्रिज्या लगभग समान होती है और वो किस लिए होता है? शील्डिंग इफेक्ट के कारण। तो देखते हैं शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। शील्डिंग इफेक्ट होता क्या है? एक्चुअल में जो संक्रमण तत्व होते हैं उनके बाह्यतम कोश में ns कक्षक होता है। ns कक्षक में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करने चाहिए परंतु संक्रमण तत्वों में ns कक्षक में इलेक्ट्रॉन प्रवेश नहीं करते हैं और जो आने वाला नया इलेक्ट्रॉन है वो n-1d कक्षक में चला जाता है। तो जो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में जब ये नए इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो इनके बीच अट्रैक्शन कम हो जाता है। किनके बीच में?
बाह्यतम इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में अट्रैक्शन कम हो जाता है। अब ये जो नए इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में एक स्क्रीन बना लेते हैं। स्क्रीन बना लेने के कारण क्या होता है, नाभिक और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्शन कम हो जाता है और इसी प्रभाव को हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। यहाँ पे डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं कि देखिए ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है और ये जो है ये वाले ये इनर इलेक्ट्रॉन है। अब ये जब नए इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ आते हैं तो ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस इन दोनों के अट्रैक्शन को क्या करते हैं, कम कर देते हैं। ये डिक्रीज हो जाता है यहाँ पे इनका अट्रैक्शन इनके नए इलेक्ट्रॉन के आने के कारण। और ये जो स्क्रीन बन जाती है एक, इसको शील्डिंग, इन इलेक्ट्रॉनों को शील्डिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं और इस स्क्रीन को हम एक शील्ड की तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो कि इन दोनों के नाभिक और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में आती है। और यहाँ पे इन नए इलेक्ट्रॉन और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है। और इस रिपल्शन के कारण जो बाहरी इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक से दूर चले जाते हैं, या इन दोनों नाभिक और बाहरी इलेक्ट्रॉन के बीच में जो आकर्षण है वो कम हो जाता है और इस प्रभाव को हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। शील्डिंग इफेक्ट का प्रभाव अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स में देखते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट देखिए, ट्रांजिशन एलिमेंट में प्रारंभिक तत्वों में d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है, यहाँ पे d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है, इसलिए शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, अधिक प्रभावी नहीं होता है और यही कारण है कि त्रिज्या के मान कम होते हैं। प्रारंभिक तत्व की अगर हम बात करते हैं तो स्कैंडियम से मैग्नीज तक के जो एलिमेंट होते हैं उनके त्रिज्या के मान कम होते हैं, क्योंकि उसमें एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होने से आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में एक स्क्रीन नहीं बन पाती या शील्ड नहीं बन पाती है और इसलिए शील्डिंग इफेक्ट कम प्रभावी होता है, तो त्रिज्या के मान कम होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि जो संक्रमण श्रेणी है उसके बीच वाले तत्व, मध्य वाले तत्व हैं, उनमें डी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है। डी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने के साथ साथ में क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है और इसीलिए क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट और न्यूक्लियस अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस जो है एक दूसरे को क्या करते हैं, संतुलित कर देते हैं और इसीलिए तत्वों के आकार या उनकी परमाणु त्रिज्या क्या होती है, लगभग समान होती है। लगभग समान होने का यही कारण है कि जो बीच वाले एलिमेंट्स है उनमें दोनों प्रभाव, अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस और शील्डिंग इफेक्ट दोनों ही होते हैं, तो दोनों ही एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं। फिर हम एंड में चलते हैं, संक्रमण श्रेणी के एंड वाले तत्व में। अभी बीच वाले तत्व की बात करी है हमने जो क्रोमियम से कॉपर तक है। लास्ट में कौन सा तत्व होता है, जिंक। जिंक की जो एटॉमिक रेडी होती है या जिंक की जो साइज होती है वो सबसे ज्यादा होती है। ये क्यों होती है, चलो देखते हैं। अंतिम संक्रमण तत्वों में नाभिकीय आकर्षण बढ़ जाता है और ये नाभिकीय आकर्षण इन अंतिम संक्रमण तत्वों में अधिक प्रभावी होता है। ये कारण है कि एटॉमिक नंबर बढ़ने पर साइज में वृद्धि होती है। अगर हम जिंक की बात करें तो जिंक के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या n-1 d में इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज्यादा होती है, तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ज्यादा हो गए, तो वो क्या करेंगे, इन दोनों के बीच के अट्रैक्शन को कम करेंगे और अट्रैक्शन को कम करेंगे तो क्या होगा, आपकी जो साइज है एटम की वो बढ़ेगी और एटम की साइज बढ़ेगी, इसका मतलब है उसकी परमाणु त्रिज्या के मान में वृद्धि हो रही है। जो क्रम हम परमाणु त्रिज्या के मानों में देखते हैं वही क्रम संक्रमण तत्वों के आयनिक त्रिज्या के मान में होता है। नेक्स्ट है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयनिक विभव। चलिए इसे देखते हैं। आयनिक विभव कहते हैं किसे हैं, पहले तो ये देख लेते हैं। एक गैसीय परमाणु के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को नाभिकीय आकर्षण से अनंत दूरी तक ले जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा को आयनन विभव या आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। ये यहाँ पर सभी के आयोनाइजेशन पोटेंशियल दिए हुए फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट के, स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक। अब देखिए नाभिकीय आकर्षण पर निर्भर करते हैं ये आयनन विभव, ठीक है। आयनन विभव
नाभिकीय आकर्षण पर निर्भर करते हैं। नाभिकीय आकर्षण जितना ज्यादा होगा आयनन विभव भी उतना ही अधिक होगा, क्योंकि नाभिक जब इलेक्ट्रॉन को अधिक आकर्षित करेगा तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए आयनन विभव का मान बढ़ जाता है। और जब नाभिकीय आकर्षण कम होगा तो आयनन विभव का मान भी कम होगा। अब हम बात करें आवर्त सारणी की, तो आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर नाभिकीय आकर्षण बढ़ता है, अतः आयनन विभव का मान भी बढ़ता है। अब संक्रमण तत्वों में आ जाते हैं, तो संक्रमण तत्वों में आयनन विभव के मान बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं, जो कि आप इस सारणी के अंदर देख रहे हैं। यहाँ देखिए स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, मैग्नीज तक जाने पर आयनन विभव के मान में अंतर बहुत कम आता है, यानी कि बहुत ही धीरे 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 ये बढ़ते हैं। नेक्स्ट जब हम चलें आयरन से कोबाल्ट, निकल और कॉपर तक चलने पे क्या होता है, आयनन विभव का मान लगभग समान रहता है। और जब हम जिंक की बात करते हैं तो जिंक में 3d ऑर्बिटल फुलफिल्ड होता है, और इस फुलफिल्ड होने के कारण इसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मान बहुत हाई होता है, क्योंकि जो फुलफिल्ड ऑर्बिटल होते हैं वो हमने पहले ही देख लिया था कि बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ इस टेबल में हम देख रहे हैं कि प्रथम आयनन विभव में वृद्धि बहुत धीरे धीरे होती है, लेकिन जब सेकंड आयनन विभव को देखते हैं तो द्वितीय आयनन विभव के मानों में वृद्धि होती है, क्योंकि धनायन से इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर हम, क्योंकि सेकंड आयनन विभव की बात करें तो सेकंड आयनन विभव जो होगा वो धनायन का होगा, कैटायन का होगा। यहाँ कैटायन से इलेक्ट्रॉन को अनंत दूरी तक ले जाने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एक सिंपल परमाणु में से तो इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है, लेकिन जब वो आयन में कन्वर्ट हो जाता है कैटायन में, तो उसमें से हमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए सेकंड आयनन विभव के मान ट्रांजिशन सीरीज में ज्यादा होते हैं, उनमें ज्यादा वृद्धि होती है। अब यहाँ क्रोमियम और कॉपर अपवाद है। देखिए क्रोमियम का सेकंड आयनन पोटेंशियल उसके पड़ोसी आयन वेनेडियम और मैग्नीज से अधिक होता है। ये क्यों होता है, क्योंकि क्रोमियम में 3d ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होते हैं, ठीक है। इसी तरह से कॉपर का सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल निकल और जिंक से अधिक होता है। उसका कारण है इसके अंदर 3d ऑर्बिटल फुल फिल्ड होते हैं, पूरे 10 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भरे हुए होते हैं। यहाँ पे आप टेबल से भी देख सकते हैं कि क्रोमियम का जो आयनन विभव है वो वेनेडियम और मैग्नीज, ये वेनेडियम और मैग्नीज की तुलना में अधिक है, जबकि क्या होना चाहिए, ये कम होना चाहिए, है ना। और इसी तरह से कॉपर का देखें, यहाँ पे कॉपर का देखिए ये भी अपने पड़ोसी आयनन विभव की तुलना में अधिक है। पड़ोसी आयन कौन से हैं इसके, ऊपर वाला पड़ोसी इसका निकल है, ये देखिए, और नीचे वाला पड़ोसी इसका है जिंक, तो इन दोनों की तुलना में अधिक होते हैं। नेक्स्ट है रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी में जो हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं कि किसी भी तत्व की क्रियाशीलता, इट मीन्स रिएक्टिविटी, उसके आयनन विभव, आयोनाइजेशन पोटेंशियल पर डिपेंड करती है, ठीक है। कैसे, अब कोई भी धातु है या कोई भी तत्व है तो उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल जितना कम होगा वह धातु उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग देगी, और जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग देगी तो वो धातु उतनी ही अधिक क्रियाशील होगी। इसीलिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होने पर एलिमेंट या धातु अधिक क्रियाशील होते हैं, और आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होने पर उनकी क्रियाशीलता कम हो जाती है। एस ब्लॉक तत्वों की अगर हम बात करें तो एस ब्लॉक के तत्वों का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 या NS2 होता है। ये तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं और एक उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त कर लेते हैं, यानी इनर्ट गैस के जैसा विन्यास प्राप्त कर लेते हैं, जो कि स्थायी विन्यास है। परंतु संक्रमण धातु के आयनन विभव के मान उच्च होते हैं, मीन्स संक्रमण धातुओं का आकार भी छोटा होता है, इसलिए आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागते हैं, और इसी कारण संक्रमण धातु जो है वो कम धन विद्युतीय, दुर्बल अपचायक तथा कम क्रियाशील होते हैं।